हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और सभी की जेईई एडवांस की तैयारी अच्छे से चल रही है। वेल बच्चे, रैंकर प्रैक्टिस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस रैंकर प्रैक्टिस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे डे 54 का टास्क, दैट इज डीपीपी नंबर 54। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखते हैं, पहले पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। इसमें क्या तीन सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स है, मल्टीपल करेक्ट, हमारे पास तीन मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम है, एक पैराग्राफ दे रखा है एंड साथ में दो इंटीजर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है ना। ठीक है, बाद में इसका आंसर की गिवन है। ठीक बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ना। बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, आपको मालूम भी है ना, बात हम थोड़ी कम ही करते हैं ना और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तो क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा पावर 4 अपॉन ए प्लस टेन थीटा पावर 4 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी दे रखा है। देन आपसे पूछा कौन सा ऑप्शन सही होगा ना। अब देखो, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि एक बात तो आपको समझ में आती है कि भाई सेक थीटा पावर 4 अपॉन ए हमने यहाँ लिखा प्लस टेन थीटा पावर 4 अपॉन में बी हम यहाँ लिखते हैं और दैट इक्वल टू कितना लिखा हुआ, 1 अपॉन ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है। ठीक है, इस वन को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं है। एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर की टर्म को मैं एक साइड ले लेता हूँ और टेन स्क्वायर की टर्म को हम सेकंड साइड ले जाते हैं ना, या सभी टर्म्स को एक साइड ही ले आते हैं ना। ठीक है, यहाँ से आप देखो, इन दोनों टर्म्स को अगर एक साइड लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अपॉन में यहाँ क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए माइनस साइन ऑफ, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन ऑफ ए प्लस बी, ऐसा कुछ टर्म आ गया। इसको इधर लेके गए तो प्लस का जाएगा, तो टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में बी, ब्रैकेट में ये आया, यहाँ प्लस साइन आ जाएगा और अपॉन में यहाँ कितना बचेगा, ए प्लस बी आ जाएगा, दैट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके दिमाग में एक बार आइडिया आता है ना। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई क्या करना चाहिए, इसका एलसीएम ले लो। अच्छा, इसका एलसीएम लेना ही चाहिए हमें ना। ना इसका जब एलसीएम लेंगे तो देखो ऊपर तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिख लिया ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस का बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ए हमने यहाँ लिखा, अपॉन में कितना जाए, ए इंटू ए प्लस बी, यहाँ तक आ गया। ठीक बात है ना, प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा हमने यहाँ लिख रखा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएं तो ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ बी इंटू टेन स्क्वायर थीटा और प्लस बी तो बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे कुछ आ गया ना। अब देखो, यहां तक बात अगर इतनी समझ में आती है तो अब देखो आगे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप सोचिए। यहां से देखो ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लेते हैं, तो ए कॉमन लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा ना। तो मतलब ये वाला पार्ट तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, अपॉन में अगर बात करें ना, ए इंटू ए प्लस बी का टर्म तो यहाँ कहीं आ रहा है, प्लस साइन ऑफ टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ से लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से अगर देखें तो इस वाले पार्ट को, सॉरी यहां से इसको हटाते हैं, इस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखिए ना। यहां से अगर बी कॉमन ले लें तो यहाँ तो क्या बना, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस का बी सेक स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है ना, अपॉन में कितना आया, बी इंटू ए प्लस बी आया, दैट इक्वल टू 0। अच्छा, ए प्लस बी तो कॉमन लेके यहाँ डिवाइड करा दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया हमने। ए टेन स्क्वायर थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो इस वाले पार्ट को हमने ले लिया कॉमन, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस का बी सेक स्क्वायर थीटा, तो इतना आ जाएगा ना। अंदर अगर देखें तो हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए, यहाँ से आ जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में बी इक्वल टू कितना है, 0 आया। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो अल्टीमेटली बना क्या, अल्टीमेटली तो हमारे पास यही बन गया ना, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस का बी सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसका जब एलसीएम लेंगे तो बी सेक स्क्वायर थीटा प्लस का ए टेन स्क्वायर थीटा, ये बना मतलब इसका होल स्क्वायर आ गया, अपॉन में ए इंटू बी आ रहा है, इसको चलो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 0 हो जाएगा ना। ठीक, ए और बी कैन नॉट बी 0 और साथ में ए प्लस बी भी कैन नॉट बी 0 ना, ये बात का डिसीजन तो ऑलरेडी क्वेश्चंस में है ही ना। ना अब देखो ध्यान से, अगर इसकी स्क्वायरिंग 0 आ रही है तो इट मीन कि भाई क्या हो सकता है कि अंदर वाला पोर्शन 0 हो जाए, अंदर वाला पोर्शन 0 हो सकता है ना। तो ए टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमने यहाँ लिखा माइनस का बी सेक स्क्वायर थीटा ना। ना अब देखो ध्यान से समझते हैं ना, इसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, ना माइनस बी अपॉन, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ से अगर पॉइंट समझे तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ऑफ बी बाई ए आ गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इतना आया, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर ये वैल्यू है,
ठीक है। अब देखो एक पॉइंट आप समझो कि भाई ए और बी के बारे में बात करें ना भाई, एक और पॉइंट जैसा मान लो कि आप लोग समझिए कि यहाँ पर जैसा आप इसको जब जीरो पुट कराएंगे तो भाई ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बट इसकी वैल्यू जीरो आ रही, तो क्या पॉसिबल हो सकता है जब ए और बी कैसे रहे, अपोजिट साइन के रहे हो ना। एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी कैसे होने चाहिए भाई, ये वाली कंडीशन में इधर ये पॉजिटिव लिखा हुआ है अल्टीमेटली है ना, इधर ये कैसा लिखा हुआ है कि माइनस बी अपॉन ए। अब देखो इधर क्या पॉजिटिव है, इधर तो नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए, मतलब कैसा हुआ कि ए और बी कैसे आ रहे हैं, अपोजिट साइन के आ रहे हैं। पहली बात तो ए इंटू बी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, एक पॉइंट तो हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर ए इंटू बी अगर नेगेटिव है, ठीक, तो यहां से एक बात आप ये कह सकते हो कि भाई बी अपॉन ए का अगर मैग्नीट्यूड हमने बोथ साइड अगर से मैग्नीट्यूड ले लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए ऐसे कुछ ले लेंगे, और हमें पता है कि ये मैग्नीट्यूड ऑलवेज कैसा आएगा, वन के इक्वल आएगा या वन से छोटा ही आएगा। तो यहां से हम एक बात ये बोल सकते हैं कि बी इज लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ये वन के इक्वल होंगे तो इन दैट केस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई टू। अच्छा थीटा अगर पाई बाई टू होगा तो थीटा पाई बाई टू हो सकता है क्या, नहीं नहीं, क्योंकि टेन थीटा कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन ना करके फिर क्या रहेगा, मॉड ऑफ बी कैसा होना चाहिए, लेस देन मॉड ऑफ ए होना चाहिए, ये आंसर आएगा। तो क्या आंसर दिया है, मॉड ऑफ बी इज लेस देन ए, तो फर्स्ट का ए आंसर आ रहा है, सही भी है ना। क्लियर बच्चों, आई होप फर्स्ट प्रॉब्लम अच्छी ढंग से क्लियर हुआ ना। नाउ अब हम मूव करते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा देखो ये प्रॉब्लम बड़ी ही जानदार शानदार प्रॉब्लम है ना, बहुत ध्यान से समझना ना, बहुत ही पेशेंसफुली समझना। क्या दे रखा है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू दे रखा है। पहला काम तो हमने क्या किया, एफ एक्स का डायग्राम बनाते हैं। एफ एक्स का डायग्राम बनाएंगे तो कैसा आ रहा है, टू एक्स इंटू टू माइनस एक्स, सॉरी टू माइनस एक्स। अच्छा देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, पहली बात तो ना डाउनवर्ड डायग्राम बनेगा ना, जीरो पे वैल्यू जीरो आ रही है, टू पे वैल्यू भी कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो और इसका पी पॉइंट बात करें तो इन दोनों का मिड पॉइंट तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, एक्स बराबर वन आ गया। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट आ गया, तो ये वाला पॉइंट टू आया, ये वाला पॉइंट वन आया। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखें तो एफ एक्स कैसा आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है अराउंड एक्स इक्वल टू वन। अच्छा अगर एफ एक्स एक्स इक्वल टू वन के अराउंड सिमेट्रिक है तो देखो एक बात आप और समझिए बच्चों, कि जो एफ ऑफ एफ एक्स है भाई ये भी कैसा रहेगा, एक्स इक्वल टू वन के अराउंड कैसा आएगा, सिमेट्रिक आएगा। दैट इज कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा अराउंड एक्स इक्वल टू वन। मतलब ध्यान से अगर बात करें तो एफ ऑफ वन प्लस एक्स बराबर कितना आएगा, एफ ऑफ वन माइनस एक्स, ऐसे कुछ होगा। अब आपको देखो यहाँ से पता एफ एक्स सिमेट्रिक है एक्स इक्वल टू वन के अराउंड, तो भैया वन पे वैल्यू, वन प्लस एक्स पे वैल्यू और वन माइनस एक्स पे वैल्यू कैसे आनी है, बराबर आनी है। मान लो कि हमने क्या कि अल्फा मान लिया इस वैल्यू को, तो यहाँ से देखें तो भैया ये कितना आ रहा है, ये अल्फा लिख देते हैं इसकी वैल्यू, और यहाँ पर भी इस वाले पार्ट की वैल्यू को अल्फा लिख देते हैं। तो एफ ऑफ अल्फा बराबर कैसा है, अल्फा आया, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू आ रही है ना। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन से अगर ट्रू आई तो इसका मतलब क्या हो, एफ ऑफ एफ एक्स भी सिमेट्रिक होगा एक्स इक्वल टू वन के अराउंड। एक और पॉइंट, एफ ऑफ एफ एक्स ये भी कैसा आएगा, सिमेट्रिक आएगा अराउंड एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन के अराउंड सिमेट्रिक आएगा। कुछ कुछ जानकारी जो हमें चाहिए थी ना, हमने कुछ कुछ जानकारी यहाँ से निकाल दी ना। एक्स इक्वल टू वन के अराउंड ये सिमेट्रिक आया, एफ ऑफ एफ एक्स भी कैसा आएगा, एक्स इक्वल टू वन के अराउंड सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात तो समझे ना, जीरो से लेकर टू में डिफाइंड है ना, ये सब तो पता ही है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन हम फाइंड आउट करने ना। अब देखो बच्चों ये बहुत ही बढ़िया और लाजवाब कैसे हो जाता है। अब देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है, तो पहला काम तो मेरे पास में क्या होना चाहिए, मुझे एफ ऑफ एफ एक्स का डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, अच्छा एफ ऑफ एफ एक्स का डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, तो पहले मुझे करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम पहले एफ ऑफ एफ एक्स का डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट समझो, एक्स कैसे वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर टू तक वेरी कर रहा है। ठीक है, एफ एक्स हमारे पास में ये डायग्राम आया ना, और यहाँ ऐसे लिखते हैं। अब देखो एक पॉइंट समझिए, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, एफ ऑफ टू का वैल्यू भी कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अच्छा एफ ऑफ वन का वैल्यू कितना आ रहा है, टू आ रहा है। ठीक है, अब देखो इस बात को थोड़ा सा रफ डायग्राम से समझिए ना भाई। इसका अगर देखें भाई एफ एक्स इसकी वैल्यू अगर मुझे जीरो चाहिए ना, एफ एक्स की वैल्यू अगर जीरो आए तो आउटपुट जीरो कब आएगा, जब अंदर वाला पोर्शन क्या बन जाए, एफ एक्स का वैल्यू जीरो बने और टू बने। ठीक है, तभी आएगा ना। अब देखो भाई ये वाला पोर्शन इसका आउटपुट कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए ना। इसका आउटपुट जीरो आएगा तभी आ सकता है जब एफ एक्स खुद अपने आप में जीरो बन जाए। ठीक, यहाँ पर वैल्यू जीरो आ जाए ना।
और इसका वैल्यू कितना आ जाए 2 आ जाए। एक तरीका और समझो, मैं जीरो पे आप समझ देखो, ऐसे समझिए, जीरो पे जीरो यहाँ डालते हैं तो एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा 0, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 0 आएगा, मतलब जीरो पे वैल्यू 0 आ रही है। अच्छा 1 यहाँ डालते हैं, एक्स इक्वल टू 1 जब डालेंगे तो इसका वैल्यू कितना है 2 आया, एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है, मतलब 1 पे भी 0 आया है ना, और 2 पे भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है ना। एक बात तो समझ में आई। एफ एक्स की अगर बात करें तो पावर डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, सॉरी 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना। 4 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल बनेगा तो कुछ इस तरह से जाएगा, और आपको पता है कि 1 के अराउंड सिमेट्रिक होना है, तो 1 के अराउंड अगर सिमेट्रिक होगा तो इस तरह से आएगा डायग्राम, ठीक है, और आगे इस तरह से मूव कर जाएगा। एफ डैश एक्स है तो भैया हमारे पास देखो, समझिए ध्यान से, ये बात समझ में है ना, 0 पे 0 हो रहा है, 1 पे 0 हो रहा है, 2 पे 0 हो रहा है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट अल्फा 1 मान लेते हैं, और ये पॉइंट ले लेते हैं मैंने अल्फा 2, ठीक। अब हम बात करते हैं, चलो एफ एक्स के बारे में, इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं। अब देखो इसको बात समझिए, कहाँ कहाँ पर क्या, अल्फा 1 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 2 आ रही है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 2 है ना, यहाँ पर जो आएगा ये भी कितना आएगा 2 ही आएगा। अब देखो एक और पॉइंट, जीरो पे वैल्यू 0 आएगी, अल्फा 1 पे वैल्यू 2 आई, तो मतलब एक और पॉइंट आपको अब ये मालूम चल गया कि भाई इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो अल्फा 1 पर 1, अल्फा 2 और 2, तो देखो अब डायग्राम में क्या रहेगा, अब डायग्राम ऐसा रहेगा 0 पे 0 आ रहा है, अल्फा 1 पे 0 आ रहा है और 1 पे 0 आ रहा है, तो अब इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, और वैल्यू मैक्सिमम 2 ही आनी है, ऐसे कुछ है। 1 के अराउंड डायग्राम सिमेट्रिक रहेगा, इतना पता है हमें, तो इधर ऐसे जाएगा और इधर ऐसे जाएगा, ये वाला डायग्राम बनेगा ना, ठीक है। आई थिंक आपको इसको समझने में तो थोड़ी सी मेहनत लग सकती है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो इस बात को ना। और ये y बराबर 2 का लाइन है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स वाई टू की अगर लाइन ड्रॉ करें, एक्स वाई टू है ना, तो एक्स इक्वल टू जब 2 डाला हमने, 2 पे डाले तो कितना आ जाएगा 1 आ रहा है ना, ठीक है, तो 2 पे वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 हम यहाँ का ही मान लेते हैं भाई, ये 2 का ग्राफ है तो कुछ ऐसे जाएगा y इक्वल टू एक्स की लाइन। अगर ये ऐसे गई तो कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 1 2 3 4, 4 ही पॉइंट इधर आ जाएंगे, टोटल 8 पॉइंट आएंगे ना, कितने पॉइंट पे कट करेगा 8 पॉइंट पर कट करेगा। हाँ, समझ गए बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से समझ में आई होगी ना। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी है मजेदार है ना, बहुत ही ध्यान देना पड़ता है तब जाकर के इसको हम समझ पाते हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया यहाँ पर ना, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो एक इंटीग्रेशन में फाइंड आउट करना है, जैसे इक्वल टू किसके इक्वल आएगा ना, तो ठीक है, बहुत आसान सी बात है ना। एक इंटीग्रेशन है ई पावर ऑफ एक्स पावर 4 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक काम करते हैं, ये अंदर से एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ से लिखा 2 इंटू एक्स पावर 4 एक्स इंटू ई एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे लिख लिया ना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ई एक्स स्क्वायर को मैं टी मान लेता हूँ, तो ये ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx, तो x dx तो हमने यहाँ से लिखा, इसका वैल्यू कितना आ गया डी टी बाई 2 आया ना। नाउ ध्यान से अगर समझें, ई पावर ऑफ एक्स स्क्वायर हमने लिखा है ना, तो इसके वैल्यू को हमने क्या माना, टी माना, तो ये क्या लिखा हुआ 1 तो यहाँ से आ जाएगा प्लस साइन, एक्स स्क्वायर का वैल्यू ई पावर ऑफ एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो, नहीं नहीं बच्चों ऐसे नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप करते ना, या फिर चाहे तो हम इस वाले पार्ट को टी मान करके भी समझे ना, ऐसे समझिए ना, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला काम तो हम एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, तो एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा, सारा पोर्सन से भी मैनेज हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर को टी माना, एक्स डी एक्स किस में चला गया डी टी अपॉन 2, ये आ जाएगा ना। एक्स स्क्वायर को आपने टी मान लिया, तो ये कितना बन जाएगा ई टी स्क्वायर बना, ठीक है, यहां से आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर है ना, ऐसे कुछ है। एक्स एक्स डी एक्स डी टी अपॉन 2 में चला जाएगा, और यहाँ से कितना है ई पावर टी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से डी एक्स डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी टी बाई 2 ना, कोई समस्या नहीं है ना, यहाँ तक की बात भी मैं क्लियर है ना। अब देखो हमारे पास क्या लिखा हो, ई टी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, अब इसको टी मानते हैं ना, ई पावर ऑफ एक्स स्क्वायर ई पावर ऑफ एक्स पावर 4 एक्स यहाँ दे रखा है ना, डी टी में कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना, वे सेम है तो पावर साइड कराएंगे तो टी स्क्वायर 2t यहाँ से बनेगा, प्लस का 1 आ जाएगा ना। एक काम आप समझिए बच्चों ना,
ई पावर ऑफ टी स्क्वायर, इसको ई पावर ऑफ टी स्क्वायर, क्या करना चाहिए, ई पावर ऑफ टी स्क्वायर को अगर टी मान ले, अल्फा मान लेते हैं, यू मान लेते हैं, तो ई पावर ऑफ टी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, 2t का टर्म आ जाएगा, नहीं चलेगी बात है ना। क्या करना है, ई एक्स पावर 4 टी स्क्वायर यहाँ लिखा है, तो ई पावर ऑफ टी स्क्वायर प्लस का टी, तो 2t प्लस 1। देखो इसको ऐसे समझिए ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई पावर ऑफ टी स्क्वायर प्लस का टी, ठीक है, बात यहाँ तक ठीक है। और 1 प्लस ऑफ टी हमने यहाँ लिखा, और स्क्वायर इस पॉइंट से हमने टी यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 2t प्लस का 1 ऐसे कुछ आया, कुछ ऐसे आ जाएगा। और dt/2 है, तो बाई टू को तो हम बाहर निकाल देते हैं ना, ठीक है। अब देखो पॉइंट को आप ऐसे समझो, तो हाफ तो हमारे पास ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो ये टर्म तो आया टी स्क्वायर प्लस का टी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया dt है ना। नाउ हाफ अपने चलो लेके ही चल रहे हैं, ई पावर ऑफ टी स्क्वायर प्लस का टी हमने यहाँ से लिखा, इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 2t प्लस 1, इंटू में कितना आ जाएगा टी, dt कुछ ऐसा है ना। अब देखो पॉइंट को समझो ना, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते, इसको एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, बाई पार्ट्स लगाते हैं ना, और इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, तो हाफ तो यहाँ लिखा हुआ है ही, ये इंटीग्रेशन का साइन ई पावर टी स्क्वायर प्लस का टी डी टी, तो यहाँ से चलेगा, हाफ यहाँ पर है ही। फर्स्ट को आपने बाहर निकाला, टी को बाहर निकाला, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इसको टी मानेंगे तो पूरा पोर्शन डी टी में चला जाएगा, तो पूरा पोर्शन डी टी में चला गया, तो ई पावर टी, और ई पावर टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी ही आ जाएगा, तो मतलब ये आ जाएगा टी ई पावर ऑफ टी स्क्वायर प्लस का टी आया, ठीक है। यहाँ तक की बात तो समझ में है ना। फिर हमारे पास में क्या है, माइनस साइन, जिसको बाहर निकाला उसको तो हम डिफ्रेंशिएशन कराएंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ गया। और फिर जो इंटीग्रेशन यहाँ आया था उसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो टी स्क्वायर प्लस का टी का तो यहाँ से बना, डी टी यहाँ से आ गया ना, ठीक है। ये आ गया ना, बाई पार्ट्स लगाया। अब देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस करके कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर कितना आया, ये आया है ना, हाफ तो यहाँ लिखा हुआ है ही। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, टी यहाँ से आए ई पावर ऑफ टी स्क्वायर, कुछ इसको ऐसा अलग करके लिख देता हूँ, ई पावर टी स्क्वायर, और ई पावर टी हमने इसे लिखा, टी का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर हमने यहाँ डाल दिया, तो हाफ एक्स स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा ई इंटू एक्स पावर 4 प्लस ई, सॉरी, इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों ना, समझ गए। हाफ यहाँ पे लिखा हुआ एक्स इंटू ई एक्स स्क्वायर ई एक्स पावर 4, नहीं यहाँ एक्स और यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक। क्लियर है बच्चों आपको ना, समझ तो आ गया ना, बहुत ही सही था ना, बढ़िया प्रॉब्लम था ये, गजब। इसका आंसर शायद नहीं दे रखा था ना, इसका आंसर डी रहेगा ना, वैसे मैंने देख लिया था कि इसका आंसर की में नहीं था, तो पर मैंने चलो सॉल्व करेंगे बच्चों के साथ तभी कर लेंगे ना, इसका आंसर डी आएगा ना। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ है ना, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये क्वेश्चन यार मुझे सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगा था ना, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, आई लाइक दिस क्वेश्चन, आई लाइक इट। आसान है, मतलब डिफिकल्ट नहीं कहेंगे हम बिल्कुल भी, है ना, अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाला है ना, थोड़ा सा बात का ध्यान रखना था। हाँ, इसको सॉल्व करके देखा था तो थोड़ा सा सोचना पड़ा था, तब जाकर सॉल्व हो गया था। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स है ऑन दिस इंटरवल दे रखा है ना, डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर ऑफ बी इजा, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन पूछा हुआ है, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, तो मतलब ये हुआ कि इसका मैं लीस्ट वैल्यू निकाल दूं, इसका लीस्ट वैल्यू, ठीक है, इसका हमें लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो बात को समझो, यहां से इसको मैंने कुछ ऐसे फंक्शन मान लिया कुछ अलग से, जी एक्स लेके चले ना, या जी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 2b एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स पावर 4 माइनस ऑफ 3b एक्स स्क्वायर आया। एक और काम करते हैं, x कैसे वेरी कर रहा है, -2 से लेकर 1 तक वेरी कर रहा है, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, और t कैसे वेरी करेगा, 0 से लेकर के 4 तक, ये बात सही है,
ठीक है, और हमें सिर्फ ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो हम टी पे मैपिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो टी पे हमने मैपिंग कर दिया, तो अब मान लो इसे जी ऑफ टी बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये कितना लिखा हुआ है, 2b t, तो यहाँ से लिखा हुआ माइनस ऑफ टी स्क्वायर और माइनस ऑफ 3b स्क्वायर, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक काम समझो, यहाँ से एक माइनस बी स्क्वायर इसको दे दूं मैं ना, तो ये बना माइनस ऑफ 2b स्क्वायर, तो यहाँ से टर्म आया माइनस साइन ऑफ, एक हमारे पास माइनस बी स्क्वायर यहाँ चला गया, तो माइनस तो अपने से कॉमन ले लिया, तो ये टी माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो यही टर्म आ रहा है ना, इसको इधर लिखो या इसको उधर लिखो। अच्छा देखो, एक बात तो पहले आपको ये समझ में आई कि जी ऑफ टी पे अगर थोड़ी सी निगाह डाले है ना, तो जी ऑफ टी ऑलवेज कैसा लिखा हुआ है, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। ये कैसा लिखा हुआ है, नेगेटिव फॉर ऑल टी। टी के हर एक वैल्यू के लिए हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, पहली बात। अच्छा अगर जीटी का अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा ना, मेरी पता कोशिश क्या है, इस जीटी का लीस्ट वैल्यू निकालना है ना, जीटी का लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें इतनी बात समझ में आएगी जीटी कैसा होगा, डाउनवर्ड ओपन बनेगा, पहले तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर नेगेटिव है, डाउनवर्ड ओपन बनेगा ना। और एक और बात कि ऑलवेज कैसा आना है, नेगेटिव आना है, मतलब इसका डायग्राम की अगर बात करें तो ऑलवेज एक्स एक्सिस के नीचे आएगा ना। अब देखो बात क्या समझनी थी, अच्छा इसका जो वर्टेक्स है, क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स अगर बात करें तो कहाँ पर आ रहा है, जी डैश टी बराबर अपने जीरो किया, तो टू बी इक्वल टू टू टी आ जाएगा, टी इक्वल टू बी आ जाएगा, जी डैश टी बराबर जीरो कर रहे हैं ना, तो टी इक्वल टू कितना है, बी आया। अब देखो सारी मत्था जो है, जो सारी बातें एक्चुअली वो यहाँ से सोचना पड़ेगा आपको ना, और ये बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है ना। इंटरवल कितना दे रखा है, 0 to 4 है ना, टी कैसे वेरी कर रहा है, 0 to 4 में। ठीक है, टी 0 to 4 में वेरी कर रहा है। अब देखो बात को समझिए, तो बी अगर 0 से लेके 4 वेरी करेगा, बी 0 से लेके 2 वेरी करेगा, फिर अंडर ऐसे कुछ दे रखा है ना। अब देखो पॉइंट समझने वाली बात क्या है, मैं आपको दो केस से समझाता हूँ ना। पहले इसको मैं रफ करता हूँ, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो। मैं इसका वर्टेक्स कितना आ रहा है, टी इक्वल टू बी, इसका वर्टेक्स आ रहा है ना। दो केस आप समझिए, केस वन आप समझो, ये केस वन के बारे में बात करेंगे। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब बना ही लिया, क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स है हमेशा डाउनवर्ड ऐसे बनेगा, डायग्राम है तो क्लियर है कि ऐसे कुछ बनेगा ना। अब देखो मान लो कि वर्टेक्स इसका अगर नेगेटिव वाली साइड में है, बी अगर नेगेटिव हुआ, अभी तो नेगेटिव हो सकता है, बी अगर नेगेटिव हुआ तो मतलब वर्टेक्स कुछ ऐसा है और ये कुछ डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब अगर डायग्राम ऐसे बनेगा तो 0 to 4 में अगर जाए, तो ये 0 to 4 में 4 पे कैसा आएगा, लीस्ट वैल्यू, और हमें निकालना क्या है, इसका लीस्ट वैल्यू। तो इसका लीस्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, g(4), तो g(4) निकाला, t इक्वल टू 4 पुट कराया, तो t इक्वल टू जब 4 पुट कराएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8b। t इक्वल टू जब 4 पुट कराएंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, और t इक्वल टू यहाँ पर 3b स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है हमारे पास, ये आया ना, t इक्वल टू 4 पर। ये लीस्ट वैल्यू आ रहा है, लीस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू है ना, इसका ये लीस्ट है। अच्छा इसका लिस्ट है, तो एफ एक्स का क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा रेसिप्रोकल का ना। अच्छा अब ये आंसर तो आया, बट ये तो हमारे पास कब आया, जब b लेस देन 0 है। अभी कहना चाह रहा है कि b अगर 2 से छोटा है और b 2 से बड़ा है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। और एक इस इंटरवल में b अगर 0 और 4 के बीच में और 0 और 2 के बीच में हो, तो एक्चुअली तो कोई इस बात पर डिपेंड ही नहीं करेगा यहाँ पर, है ना। आप समझो ना क्या बात समझाना चाहेंगे, यहाँ से है पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इंटरवल कितना है हमारे पास, 0 से लेकर 4 तक जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, इस इंटरवल का मिड पॉइंट क्या होगा, 2 होगा। ठीक, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए अगर b अगर यहाँ पर आ रहा है, वर्टेक्स अगर यहाँ पर आ जाए, t इक्वल टू बी पर आ जाए, तो देखो बात क्या रहेगी, डायग्राम कुछ ऐसे सिमेट्रिक बनेगा कि नहीं बनेगा, हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। अगर डायग्राम सिमेट्रिक बनेगा तो भैया 0 पे वैल्यू और 4 पे वैल्यू कैसी आनी है, बराबर आनी है। आनी है कि नहीं आनी है, ये बताओ, बस काम की बात ये है। 0 पे और 4 पर वैल्यू कैसे आएगी, बराबर आएगी, टी इक्वल टू कह रहा हूँ, और टी कैसा है, 2 का इस इंटरवल का मिड पॉइंट है। ठीक है, यहां से बात समझनी थी ना। अब देखो थोड़ी देर के लिए बात समझो, अगर मान लो ये पीक पॉइंट इधर की साइड खिसक गया, ठीक है, अगर हम इसको इधर खींच लें ना, अगर पीक हमारे पास में इधर आ जाए, वर्टेक्स अपना अगर इस साइड आ गया, तो 0 पे जो वैल्यू आ रही है ना, ये जो वैल्यू आ रही थी क्या रहेगा, ये ऐसे खिसकेगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये ऐसे ऐसे चला जाएगा ना। यहाँ से ये बात समझना है आपको मेन पॉइंट। तो अगर इसको ऐसे खिसका दिया हमने, इस पीक को इधर ले आए, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पहुंचेगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, और ये वाला जो 2 रहेगा, तो ये नीचे वाली वैल्यू जाते चले जाएंगे ना, जब इसको इधर सरकाएंगे तो ये नीचे वाला ये इधर की साइड ऐसे शिफ्ट होगा ना, ऐसे शिफ्ट होगा। इन दैट केस देखो बात समझो, तो ये तो देखो यहाँ 0 की तरफ ये इधर पहुंचेगा ना वैल्यूज, है ना।
तो क्या हुआ हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आई, अगर मान लो बी अगर यहाँ हुआ 2 से अगर छोटा हुआ बी, ठीक है, या अप टू 2 तक भी हुआ ना, तो क्या रहेगा इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना आएगा, 4 पर आएगा। अच्छा इसका मिनिमम वैल्यू 4 पर आया तो मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स का वो कहाँ पर आएगा, मतलब टी इक्वल टू 4 पर आएगा। तो इसका जो ये आया है ना बी अगर लेस देन इक्वल टू 2 है, तो भाई इसका जी टी का मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आना है, 4 पर आना है। तो एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना आना है, ये आना है ना। ये बात समझ आई आपको ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, एक तो ऑप्शन ये हो जाएगा ना। अब दूसरी बात समझो। अब देखो हुआ क्या है कि इस वाले डायग्राम को अगर मैं ऐसे पैरेलली इधर शिफ्ट कर दूं, इस पीक को हम इधर साइड ले जाते हैं ना, ऐसे शिफ्ट किया, तो जब ऐसे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो वैल्यू है, पहले वैल्यू यहाँ कहीं आ रही थी तो अभी ऐसे नीचे चला जाएगा और ये वाला वैल्यू कुछ ऐसे चला जाएगा। तो जब इधर की साइड शिफ्ट करेंगे तो भाई ये जो पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये थोड़ा ऊपर जाएगा और ये वाला पॉइंट कैसा आएगा, नीचे की साइड आ रहा होगा। अब जो मिनिमम वैल्यू आएगी इस वाले डायग्राम की वो कहाँ पर आएगी, जीरो पर आएगी। वही जी ऑफ टी का जो मिनिमम आएगा वो कैसा आएगा, टी इज इक्वल टू जीरो पर आएगा। और टी इज इक्वल टू जीरो पर मिनिमम कितना आ रहा है, तो टी इज इक्वल टू जब जीरो आप यहाँ पुट कराओगे तो मिनिमम आया -3b²। तो इसका मिनिमम और 1 अपॉन का वो क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। तो एक ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मतलब बहुत ही सात्विक तरीके से समझना है आपको ना, जो भी मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। आई होप आप समझ जाएंगे ना, बहुत ही सही चीज थी ना। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, टाइम टेकिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, एक बार करना ना। ओके बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इसका सी और डी आंसर सही है ना, मालूम है मेरे को ना चिड़क से ना। प्रॉब्लम तो ये भी अच्छा है यार, बहुत ही प्यारा सा। क्या दे रखा है हमारे पास में, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दे रखी है। देखो अब ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली हम सारे जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह अभी पहले कम कवर कर रहे थे, अभी अच्छे से कवर भी हो रहा है ना। दिस इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बारे में बात करें, 50 सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस है ना, नंबर ऑफ इवन सॉल्यूशंस, ऐसे कुछ पूछा हुआ है ना। तो देखो पहला पॉइंट तो आप ये समझिए कि भैया इस इक्वेशन की बात करें, cos x इंटू कॉस ऑफ 6x का वैल्यू कितना, -1 है, ठीक है। अच्छा इसका प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू -1, या फिर इसका वैल्यू -1 और इसका वैल्यू +1, बाकी इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हमने केस 1 लिखा। केस 1 हमने ये लिखा कि cos x का वैल्यू 1 है एंड cos ऑफ 6x का वैल्यू कितना, -1 है, ठीक है। अच्छा देखो cos x का वैल्यू अगर 1 हो और cos 6x का वैल्यू -1 हो, तो यहाँ से देखो कितना है, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2m पाई, ऐसे कुछ है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई चलेगा ना। वो cos 0 लिख दिया हमने है ना, इसको हम लिख देंगे cos ऑफ पाई। cos ऑफ पाई लिखेंगे तो 6x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस माइनस ऑफ पाई, ऐसे कुछ लिखा। x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 2n प्लस -1 इंटू पाई/6 आ गया ना। अब देखो बात को यहाँ समझिए कि यहाँ से तो ऑलवेज क्या चलेगा, पाई का इवन मल्टीपल आ रहा है ना। यहाँ से पाई का क्या बनेगा, कभी क्या ये तो ऑड नंबर बन रहा है हमेशा, 2n प्लस -1 तो एक ऑड नंबर है ना। अब ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में से मान लो कि कुछ भी बना, 3 नंबर बनेगा या 5 बनेगा, तो पाई/6 से मल्टीप्लाई होगा, तो कभी भी मतलब कुछ कॉमन फैक्टर आ सकता है कि दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो यहाँ से तो हम क्या बोलेंगे, अंडर दिस कंडीशन क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। समझ गए बच्चों, आई होप अच्छे से क्लियर है आपको ना। नाउ अगला पॉइंटर समझो। एक और केस क्या हो सकता है, केस 2 भैया ये हो सकता है कि cos x का वैल्यू -1 हो जाए एंड cos ऑफ 6x का वैल्यू 1। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2m पाई प्लस माइनस ऑफ पाई है ना। हाँ यही आता है ना, x का वैल्यू हो जाएगा पाई 2 पाई 3 पाई है ना, ऐसा कुछ लिख दिया ना। नहीं सॉरी, पाई 2 पाई नहीं, पाई 3 पाई और 5 पाई है ना, ये वैल्यू जाएंगी। तो यहाँ से आएगा 2m प्लस -1 इंटू पाई। अच्छा cos 6x का वैल्यू 1 आ रहा है, तो मतलब 6x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n पाई। x इज इक्वल टू कितना आ गया, n पाई/3 आया ना, x का वैल्यू ये आया। अब देखो पॉइंट क्या है, यहाँ से तो देखो हमारे पास जो वैल्यू जाएंगी वो क्या आएंगी, एक तो पाई आएगा, एक 3 पाई आएगा, एक 5 पाई आएगा, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई चलेगा, ठीक है। तो 50 सॉल्यूशन 0 टू 100 के बारे में बात कर रहे हैं ना, 0 से 100 है, तो एक पाई एक पीरियड में समझते हैं ना पहले तो। अच्छा 0 से लेकर देखो इसको समझे ना, इसका सॉल्यूशन अगर 0 रखेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 1 रखने पे भी नहीं आएगा, 2 रखने पे नहीं आएगा, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक सॉल्यूशन पाई आ जाएगा। 2 रखेंगे मतलब एक सॉल्यूशन पाई आ गया ना,
फिर 2 के बाद में 3, मतलब फिर अगला सॉल्यूशन आएगा वो कॉमन कितना मिलेगा हमारे पास, 6 पे नहीं मिलेगा, 9 पे मिलेगा, 9 पे 3 पाई आ जाएगा ना। मतलब ये सारे सॉल्यूशन हमें मिलते चले जाएंगे ना। अब देखो एक बात आप समझो कि भाई 0 से लेके 2 पाई में भाई कहाँ आ रहा है एक सॉल्यूशन, पाई आया सिर्फ और सिर्फ। फिर उसके बाद कहाँ आया, 3 पाई आया। मतलब अगर राउंड ऐसे लगाते चले जाएंगे तो 0 से लेके एक राउंड में गए है ना, एक राउंड में कितना सॉल्यूशन आया, एक सॉल्यूशन आया। तो दूसरे राउंड में कितना आएगा, अगेन एक सॉल्यूशन आएगा। ऐसे 100 पाई तक गए, मतलब 50 राउंड, 0 से लेके 100 पाई, मतलब 50 राउंड लगाने पड़े, 50 राउंड लगाने पड़े। तो मतलब हर राउंड में एक सॉल्यूशन आया, तो भैया ये तो रहेगा ही रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है ना। 0 से लेके 3 पाई की बात कर रहे हैं, नॉर्मली काउंट ही कर लो ना। तो एक सेकंड बच्चों, हाँ बच्चों समझो एक बात, क्या बोल रहा है कि हैज 3 सॉल्यूशन इन 0 to 3 पाई, 0 to 3 पाई में 3 सॉल्यूशंस, मतलब एक राउंड घूम रहे हैं तो अपना कितना आ रहा है, एक राउंड अपना घूम लेते हैं, एक राउंड में अपना एक सॉल्यूशन आया। एक और राउंड जहां तक गए, 0 से लेकर 2 पाई तक गए, पाई से 3 पाई गए ना, कितना आया हमारे पास, सिर्फ 2 सॉल्यूशंस आएंगे ना, 3 नहीं आएंगे, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके, हैज इवन नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन 3 पाई से लेकर के 13 पाई। ओके, 3 पाई से लेकर के 13 पाई कितने राउंड हो जाएंगे हमारे पास, एक बार समझ लो। तो 3 पाई से बात करें, मतलब एक राउंड तो अपना पूरा घूम ही चुके हैं ना, उसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट काउंट ही कर लेते हैं ना, ऑड ऑड उस पे आने वाले हैं ना। तो 3 पाई के बाद में क्या आएगा, एक 5 पाई आ जाएगा, एक 7 पाई आ जाएगा, एक 9 पाई आएगा और एक 11 पाई आएगा ना। ये 4 सॉल्यूशंस आएंगे ना। सॉल्यूशंस तुम्हें क्लियर है ना, ये सॉल्यूशंस आने वाले हैं ना। ठीक है, कितने आ गए, है इवन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सही बात है बिल्कुल। ओके, हैज वन सॉल्यूशन इन पाई बाई टू पाई, हाँ पाई एक इंक्लूड कर रखा है, तो ये सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, सही बात है। तो कुछ ऑप्शन डी भी अपना कैसा है, करेक्ट है ना। ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है। क्या दिया है इसके आंसर की में चेक करते हैं। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था, बढ़िया प्रॉब्लम है ना, नॉर्मल सा अच्छा सा प्रॉब्लम। फिफ्थ का आंसर ए सी डी ना, बिल्कुल सही ना। ओके, नाउ आगे और समझ लेते हैं। हाँ ये प्रॉब्लम देखो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब प्रॉब्लम। अगर आपको ढंग से तरीका पता है ना, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजिली। पर अगर आपको ढंग से तरीका नहीं पता है ना, प्रॉब्लम में फंस जाओगे, फंस। मेरे प्यारे बच्चों, अब प्रॉब्लम का आप जेन्युइन तरीका समझिए ना। एक्चुअली इस प्रॉब्लम की थीम क्या है, थीम को हम थीम को पहले समझते हैं, प्रॉब्लम को बाद में समझते हैं। प्रॉब्लम बहुत सेकेंडरी है, ठीक है। बच्चों के लिए प्रॉब्लम तो बाद में देखते हो, आंसर पे ज्यादा फोकस करते हैं ना। अच्छा देखो समझो, थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझो, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और एक 1/z कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा ना, मेरा बहुत बार कराया हुआ प्रॉब्लम है ना। इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज जीरो, मतलब एक ऐसा लिखा हुआ कंप्लीटली रियल है। मान लो कंप्लीटली अगर रियल है, अगर मान लो इसके बारे में आप सोचो, अगर ये कंप्लीटली रियल है तो यहाँ से क्या कंडीशन आएगी। तो जेड प्लस 1/z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, जेड बार जैसे लिख सकते हैं। तो पूरे को जेड माना, मतलब रियल है तो दिस इक्वल टू इसका जेड बार आएगा ना। तो 1/z बार हमने यहाँ लिख दिया ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जेड को इस साइड लेके आए, जेड माइनस ऑफ जेड बार प्लस साइन 1/z, 1/z बार इक्वल टू जीरो आया ना। जेड माइनस ऑफ जेड बार तो हमने यहाँ लिखा प्लस साइन जेड बार माइनस जेड अपॉन में जेड इंटू जेड बार दैट इक्वल टू जीरो ना, यहाँ जेड बार लगा देते। अच्छा देखो, जेड माइनस जेड बार तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर समझो 1 माइनस ऑफ 1 ऑफ जेड इंटू जेड बार यहाँ पर आया, दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो ना। इस बात को समझिए, जेड इक्वल टू या तो जेड बार होगा, यहाँ से समझे तो जेड इंटू जेड बार कितना आ गया, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर आया। मतलब इसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो मॉड ऑफ जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मगर जेड इक्वल टू, अगर जेड प्लस 1/z इक्वल टू रियल है, तो यहाँ से क्या लोकस निकल के आ रहा है कि मॉड ऑफ जेड कैसा हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर जेड इक्वल टू कितना आ गया, जेड बार, मतलब जेड प्योरली रियल नंबर हो सकता है। प्योरली रियल नंबर हुआ, इसका मतलब कहाँ लाई कर रहा है वो, रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है ना। ठीक है, ये बात मुझे क्लियर हुई ना। अब देखो इसके बारे में बात करना चाह रहा है कि द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस जीरो जेड लाइज ऑन, है ना। तो हम यहाँ से एक बात ये बोल सकते हैं कि इट मीन कि भैया जेड, ये पूरे को अपने कैपिटल जेड मान लो ना। या तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ सकता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना 1 आया, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जेड -3 अपॉन ई पावर आयोटा कैसा है, प्योरली रियल है, ऐसा बोल सकते हैं। जेड इक्वल टू जेड बार है तो जेड कैसा आ गया, प्योरली रियल आ गया ना। अब देखो पॉइंट को समझिए ध्यान से, पॉइंट को ध्यान से समझते हैं बच्चों। देखो ध्यान से, कितना जाएगा, मॉड ऑफ जेड -3, इसका मैग्नीट्यूड लिखा अपॉन में ई पावर आयोटा, इसको उधर लेकर इसका मैग्नीट्यूड तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ से ऐसे कुछ लिखा हुआ है, वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ जेड। लोकस ऑफ जेड के आगे एक सर्कल आ गया, सेंटर 3,0, रेडियस 1 आ गया, ऐसे फटाफट बोल सकते हैं। हम्म, तो जेड का लोकस एक तो ये आ जाएगा, सी ना। जैसे स्मेल आ रही है कुछ अजीब सी। ओके,
दूसरा पॉइंट समझो ना। अच्छा, अगर ये प्योरली रियल है तो यहाँ से एक बात मैं बोल सकता हूँ कि इसका आर्गुमेंट z-3/e⁻i, इसका आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इसको मैं सकता हूँ आर्गुमेंट ऑफ z-3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग वाली काइंड ऑफ प्रॉपर्टी होती है ना, इसे याद रखते हैं जब हम लोग, ऐसे कुछ आ जाएगा 0। नाउ यहाँ से अगर हम बात करें आर्गुमेंट ऑफ z-3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ये कुछ ऐसे आ गया ना, आर्गुमेंट ऑफ दिस कितना है, थीटा आएगा और उसको से बराबर करके लिख दिया। तो ये क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है ना, स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 3,0 से पास करेंगे। स्ट्रेट लाइन में भी, सॉरी सर्कल, स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 3,0, तो ये आएगा। दूसरा वाला ये होगा ना इसका, तो सॉरी ना, ये स्ट्रेट सर्कल पढ़ रहे थे ना, सर्कल विथ रेडियस, नहीं 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 बच्चों गलत कर रहे हैं। सर्कल कितना, सेंटर 3,0 है, 3,0 सर्कल विथ यूनिट रेडियस है ना, ये सही है। हाँ, सर्कल विथ यूनिट रेडियस मतलब ये आएगा ना, सेंटर के बारे में नहीं बोला है ना। दूसरा स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करेगा, 3,0 से पास करेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब एक रे वाला हिस्सा आएगा ना, थीटा के बारे में नहीं बोल रखा है तो कंप्लीट ऐसे कुछ पोर्शन आ जाएगा। 3,0 या तो ऐसे आ सकता है, थीटा कहीं भी हो सकता है ना, ऐसे लाइन आ सकता है। वैसे ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। तो स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 3,0, हाँ इसको हम एक पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऐसे बोल सकते हैं ना, मतलब ए और सी दोनों सही आएंगे। समझ गए आप लोग बात को बहुत ही अच्छे तरीके से ना। इसमें बस आपको क्या ध्यान रखना था, ये वाला हिस्सा ना, ये आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए था। ये जानते हो तो आप इस वाले प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी कोई इशू आएगा ही नहीं। तो बहुत फटाफट सॉल्व हो गया चुटकियों में ना। सिक्स्थ का आंसर कितना आएगा, ए और सी। सिक्स्थ का आंसर चेक करते हैं, ए और सी बिल्कुल सही है ना। ना बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास पैराग्राफ दे रखा है ना। ये पैराग्राफ भी बहुत ही बढ़िया और आसान आसान पैराग्राफ है ना। ऐसी प्रॉब्लम हम एक दो बार पहले भी कर चुके हैं ना। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे छोटा कर देता हूँ ना, ताकि अपना यही जगह बन जाए और हम यहीं इसको सॉल्व कर लें ना। ना समझिए ध्यान से ना, देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम की हम प्रैक्टिस पहले भी कई बार कर चुके हैं, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। टू टेंजेंट दिस पैराबोला दे रखा है, ऐसे दो टेंजेंट दे रखा है। ध्यान से देखो दोनों टेंजेंट कैसे हैं, परपेंडिकुलर है और फोकस कितना है 2,3 है। मतलब अगर मान लो रफ डायग्राम हम बनाए तो ये पैराबोला आ गया, इसका फोकस कितना है 2,3 और दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट ये आ रहा है, दूसरा टेंजेंट ये आ रहा है। दोनों टेंजेंट कैसे परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है अगर दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा, पहली बात। ठीक है, ये आपको मालूम ही है ना। दूसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं कि भाई अगर ये टेंजेंट है तो फोकस का मिरर इमेज अगर हम निकालें विथ रेस्पेक्ट टू टेंजेंट, वो कहां पर आएगा, डायरेक्ट्रिक्स पर आएगा। ये लाइन कितना मान लेते हैं y=x और ये लाइन मान लेते हैं y=-x है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो कितना आ जाएंगे 3,2 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, इसका भी जब मिरर इमेज निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू फोकस, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू टेंजेंट है ना, y=-x, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना है -3, -2 आ जाएगा। समझ गए ना, ये प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए आपको। अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो गच्चा खाओगे। गच्चा समझते हैं आप लोग, समझा देंगे। अच्छा, ये कुछ बातें थी जो हमने इनिशियली ऐसे निकाल दी ना। अब देखो यहाँ से एक और पॉइंट है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कितना आ जाएगा 0,0 आ जाएगा। हम इसकी इक्वेशन लिख ही सकते हैं ना, कहीं कोई इशू इसमें नहीं है। अब एक और पॉइंट और समझते हैं ना। हाँ, उसने क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स। टेंजेंट एट द वर्टेक्स पूछा हुआ, मतलब इस वाली लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। अब देखो एक बात आप समझिए, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, इसका मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करना। अच्छा, एक लाइन की इक्वेशन निकालना है तो लाइन पे मेनली क्या चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। अब आपको इतना भी पता है कि भैया एक प्रॉपर्टी हमें ये भी मालूम होता है कि अगर मान लो कि टेंजेंट एट द वर्टेक्स है और ये फोकस है, फोकस से अगर हम किसी भी टेंजेंट पर अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं तो भैया वो कहाँ पर लाई करता है, इस डायरेक्ट टेंजेंट एट द वर्टेक्स पर लाई करता है। और इसको जब आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये डायरेक्ट्रिक्स पर आता है ना। ये इन दोनों का मिड पॉइंट होता है ना, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अब देखो आपको और ये पॉइंट 2,3 पता है, ये पॉइंट 3,2 पता है, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ ये 90 डिग्री भी बनेगा, मतलब ये 90 डिग्री भी बनेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बनेगा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट 3 और 2 कितना आ जाएगा 5/2 आया। यहाँ से कितना आ जाएगा 2 और 3 5/2 आ गया। ठीक है, इस लाइन पर आएगा ना। नाउ दूसरा पॉइंट कि इस पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिमिलरली इन दोनों का मिड पॉइंट है ना, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आएगा ना। तो इसका अगर हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा -3 और प्लस का 2 किया तो कितना आ जाएगा -1/2। यहाँ से भी -2 प्लस का 3 करेंगे तो प्लस का 1/2 आ गया।
ये आ जाएगा ना। अब हमें लाइन पे 2 पॉइंट मालूम चल गए थे, इक्वेशन तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ। इक्वेशन लिखने के लिए हमें पहले इस लाइन का स्लोप निकाल देते हैं, तो स्लोप कितना आ जाएगा। अच्छा स्लोप देखो, इसका स्लोप हम निकाल लेते हैं ना, सेम ही आएगा दोनों का। डायरेक्ट इसका स्लोप निकाल लेते हैं, तो 2 माइनस ऑफ 2 क्या है, तो कितना आ जाएगा 4। 3 माइनस ऑफ 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब ये 2/3 आ गया इसका स्लोप। अच्छा इसका स्लोप अगर 2/3 आया तो लाइन की अगर इक्वेशंस लिखेंगे तो लाइन की इक्वेशन मैं ऐसे लिख देता हूँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू लेमडा। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब लेमडा और मुझे निकालना है। यहाँ से देखो स्लोप 2 इतने आ रहा है 2/3 ना, ठीक है। अब लेमडा का वैल्यू निकालना है तो एक काम करते हैं 5/2 यहाँ पुट कर देते हैं, तो इससे पास कर रहा है तो 2/5/2 माइनस 3 इंटू 5/2 इक्वल टू लेमडा। -10 यहाँ से आया, -15 यहाँ से आया, तो माइनस का 5.2 आया। लेमडा का वैल्यू कितना आ रहा है, -5.2 आया। तो 2 को उधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो आ जाएगा 4x माइनस ऑफ 6y और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये आएगा लाइन का इक्वेशन। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 4x माइनस 6y प्लस का 5, 4x माइनस 6y प्लस का 5 है ना, ये आ गया 7 का ए आंसर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल दिस पैराबोला पूछा हुआ है, तो वो तो लेंथ 4a हो जाएगा ना। 4a मतलब क्या है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस निकाल दे, या फिर टेंजेंट की इक्वेशन मालूम है मुझे, तो यहाँ से ये लेंथ a निकल जाएगा। तो 2,3 से हमने इस पर a निकालते हैं, पहले लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हैं, टेंजेंट द वर्टेक्स परपेंडिकुलर डाला, 4 जब डालेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, 3 जब यहाँ डालेंगे तो -18 आ जाएगा, प्लस का 5, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया हमने, अपॉन में कितना आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 आएगा और 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हमने 13 यहाँ से आ रहा है, -18 यहाँ से किया तो प्लस का 5 आ गया ऊपर। तो अपॉन में अगर बात समझे ना, 4 में यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो बाहर तो यहाँ 2 आ जाएगा ना, अंदर अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो कितना बचेगा 4, और यहाँ से 9 बचा, कितना आ गया √13 आया। 5/2 √13 है ना, 5/2 √13 हमारे पास नहीं आ रहा, 8 + 5 कितना आ गया 13, 13 में से 8 जाएगा तो 5 आएगा ना, ठीक है। कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, अकॉर्डिंगली तो कितना आ रहा है, नन ऑफ दी जाना चाहिए ना। तो इसका आंसर डी आ जाएगा ना, ठीक है। अच्छा अगला हमसे पूछा हुआ है कि 1/(SQ + SQ) कितना आ जाएगा। अच्छा ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि 1/SP + 1/SQ कितना आता है, 1/2a के इक्वल आता है ना। सॉरी 1/2a के नहीं, 1/a के इक्वल आता है ना, ये 1/a के इक्वल आता है, तभी तो हम इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो हार्मोनिक मीन वाला कंसेप्ट देते हैं ना। ये ध्यान रहना चाहिए ना, ये बस थ्योरी में सीखते हैं ना, बहुत सिखाते हैं ये सब चीजें ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/a के इक्वल आएगा ना, इन केस ऑफ पैराबोला स्टैंडर्ड थ्योरी का पॉइंट है। तो 1/a का वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है, तो 5/2 √13 आया, तो इसका उल्टा कर दो कितना आ जाएगा 2 √13/5, मतलब तीसरा ऑप्शन आएगा सी है ना। तो क्या दिया है 7th का 8th का है ना, ऑप्शन समझ लेते हैं। 7th 8th सॉरी क्या ऑप्शन आया हमारा, ए और डी और सी, ए डी सी आया ना। 7th का ए आ जाएगा, 8th का बी आ रहा है ना, और उसका तो डी आ जाएगा ना, वो तो सही है ना। बी तो नहीं आ सकता बच्चों ना, बी आ रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सॉरी 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 बच्चों, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ रहा था वो ना। हमने यहाँ तो ए का वैल्यू कैलकुलेट किया, तो लेंथ ऑफ एल आर तो कितना आ जाएगा 4a आएगा ना, 4a आएगा तो कितना आ जाएगा 5/2 √13, तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कटेगा तो 10/√13 आएगा ना, सही है ना। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछ रहा है, हमने ए का वैल्यू कैलकुलेट किया ना, ये तो ए है, ओके है ना, ये भी सही है ना, इसका आंसर नहीं दे रखा बट सही है ना, आप श्योर ना, ओके है ना। अच्छा बच्चों देखो ये वाला पैराग्राफ ना बहुत ही आसान है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने पहले भी की हुई है ना, बीपीपी के अंदर भी कर चुके थे, बस एक बार प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की, फिर से प्रॉब्लम को से ले लिया था ना। अच्छा मजा तो तब है कि अगर पहले से दिया हुआ प्रॉब्लम है और आपने अगर अपने आप से कर लिया तो दैट्स गुड है ना, बहुत ही अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है ये। ना बच्चों आगे चलते हैं, 7th 8th का 9th और 10th प्रॉब्लम ना, 2 प्रॉब्लम और बची हैं, इनको भी समझते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 समझो, क्या दे रखा है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है, द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल कितना दे रखा है, इक्वल टू
पाई अपॉन 50/50 देन a अपॉन 25 इज इक्वल टू, तो a अपॉन 25 किसके इक्वल आएगा ना। देखो बहुत ध्यान से समझना ना इस वाले प्रॉब्लम को। इंटीग्रेशन दे रखा है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, dx अपॉन ऐसा कुछ लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना, कोई इशू नहीं है। 0 टू इन्फिनिटी हमने यहाँ लिखा। अच्छा एक और पॉइंट समझो, अगर इसका मैं एलसीएम लूँ, एलसीएम अभी बाद में लेते हैं, पहले हम ए स्क्वायर लिखते हैं, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा और एक -2 आएगा, उसको तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर हमने यहाँ से लिखा और 1 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा, ठीक बात है। 0 टू इन्फिनिटी हमने यहाँ लिखा, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे अगर पॉइंट समझे तो x पावर 4 तो यहाँ से आया प्लस साइन ऑफ ए स्क्वायर -2 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का 1 यहाँ से आ जाएगा ना, और dx ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। अब देखो ध्यान से, इस तरह के पैटर्न की प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व की थी ना, तो 0 टू इन्फिनिटी ऐसे कुछ लिखा है, इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए के मान लो आप, है ना। ये वाला है तो कोई स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट है, ये अपने क्लास में सीखते हैं कि x पावर 4 प्लस का के एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसे देख करके आप समझ गए होंगे ना। तो इसमें करना क्या चाहिए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं, dx का ध्यान रखें, 0 टू इन्फिनिटी हाफ यहाँ लिखा हुआ है, इस 2x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ लिखा, दो पार्ट में ब्रेक करके ना, प्लस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको अलग अलग कर देते हैं, तो एक्स पावर 4 यहाँ से आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर यहाँ से आया, प्लस का 1 यहाँ पर आया ना। ना 0 टू इन्फिनिटी हमने यहाँ से लिखा, हाफ को भी लिख देते हैं और यहाँ से हम लिखते हैं एक्स पावर 4 प्लस का के एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, dx। अब देखो पॉइंट को समझिए ना, आगे जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आप लोग करते क्या है ना, हाफ तो यहाँ लिखते हैं, इसको एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो 0 टू इन्फिनिटी तो हमारे पास यहाँ आ रहा है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा, अपॉन में ये वाला पार्ट कितना बनेगा, अपॉन में देखो इसको मैं एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, यहाँ से बनेगा 1 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस का के आ जाएगा, ठीक, ये आया प्लस का के है ना, dx। और यहाँ पर भी अगर करें तो हाफ यहाँ से आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, तो हमने क्या किया, x माइनस सॉरी यहाँ पर हमने हाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगा दी तो 1 माइनस 1 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ से लिखा, यहाँ जब डिवाइड लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 1 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का के यहाँ से आ जाएगा ना, ठीक है। पॉइंट को समझिए ना ध्यान से, कलर चेंज करते हैं, हाफ तो हमने यहाँ लिखा, एक काम करते हैं, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस में परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो 0 टू इन्फिनिटी तो हमने यहाँ से लिखते हैं, ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ आ गया। यहाँ से मैं कितना लिख दूंगा, k माइनस ऑफ 2 यहाँ से लिखा हमने, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ऐसे कुछ पोर्शन है ना, ये ऊपर पोर्शन से लिखा हुआ 1 अपॉन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इस वाले पार्ट को अगर मैं t मानूं, ऊपर वाला पोर्शन किस में चला जाएगा, dt में, कहीं कोई समस्या नहीं है ना। अब देखो हाफ हमने यहाँ लिखा, और पॉइंट समझना ध्यान से ना, इसी को सॉल्व करते ना, ये ऊपर वाला पोर्शन तो dt में गया और यहाँ से कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से कितना आया, प्लस ऑफ k माइनस ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक। अब लिमिट को समझते हैं ना, x माइनस 1 अपॉन एक्स को आपने t मान रखा है, अगर मान लो x का वैल्यू अगर 0 लिखेंगे तो ये 0 आ गया, ये कितना जाएगा, 0 प्लस है ना, 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ 0 से कुछ आया और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ गया ना, तो माइनस इन्फिनिटी आया, x का वैल्यू हमने इन्फिनिटी पुट कराया तो 0 की तरफ, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ गया ना, ठीक बात है, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं है। अब देखो इस वाले पॉइंट को समझिए ना, ऊपर माइनस है तो यहाँ प्लस में परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा मैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और k माइनस ऑफ 2 हमने यहाँ लिख दिया ना। देखो इसके स्क्वायरिंग को, इसको t मानेंगे, अब अगर इसको मैंने t माना, x प्लस 1 अपॉन एक्स को t मानेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा t या t बना ना, अलग वेरिएबल, t मतलब इस वाले t से अलग है ना, ऊपर वाला हिस्सा किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा, इतना तो समझ में आया मुझे ना। अब देखो x अगर 0 को जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा, x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये 0 को जाएगा, तो यहाँ से इन्फिनिटी आया, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी सेम टर्म में से आएगा, तो इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, ठीक है। तो इतना आ गया फाइनली है ना, इतना आ गया, तो इस हिस्से को तो मैं सिंप्लीफाई कराऊंगा, तो हाफ ऑफ टेन इनवर्स ऐसा कुछ लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना है, टेन इनवर्स
1/a, 1/a का वैल्यू कितना आ जाएगा, k -2 है ना। एक सेकंड समझना है आपको, हमने माइनस किया है तो यहाँ प्लस करेंगे ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, k+2 ना, क्योंकि यहाँ सेम टू सेम नहीं आना चाहिए, k+2 ना, इतना आएगा tan इनवर्स है ना। कितना लिखेंगे, x/a लिखेंगे ना, x/a, a का वैल्यू ये आ गया ना, k+2। अब देखो, अब लिमिट पे ध्यान दें एक बार, इन्फिनिटी माइनस और प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट कराएंगे तो π/2, माइनस में पुट कराएंगे तो -π/2, मतलब ओवरऑल ये कितना जाएगा, पाई आ जाएगा ना। तो यहाँ से आया 1/2, यहाँ से आया √k प्लस का 2 हमने यहाँ से लिखा, और इनटू में कितना आ जाएगा, π/2, तो π/2 ये आया, ठीक है। ओके, k का वैल्यू कितना आ रहा है, k क्या था हमारे पास, हमने जो माना था a² - 2 को मैंने k माना था ना, यहाँ पर है ना, a² - 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो बात को अब समझिए, a² - 2 तो मतलब मॉड ऑफ a आ गया ना, a आ गया ऐसे, और यहाँ से आ जाएगा π/2, पाई यहाँ पे लिखा हुआ है ही, इन्फिनिटी कराएंगे तो π/2 आएगा, -π/2 प्लस का पाई आया ना, सॉरी, तो π/2a आ गया है ना, इसका वैल्यू कितना है, π/2a के बराबर आ रहा है, मतलब अल्टीमेटली ये सॉल्व करने पे कितना आया, π/2a आया। अच्छा, तो ये कितना लिखा हुआ, π/50 लिखा हुआ है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 25 ये आ जाएगा ना। अब a/25 आपसे पूछा हुआ, तो इसको a/25 निकालना है, तो 25 से डिवाइड लगाते हैं, 25 से एक बार जाएगा, 101 आ जाएगा। क्या आंसर आया इसका, 101 आया, सही आंसर इसका ना, डोंट वरी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी ढंग से समझ में आया ना, बहुत ध्यान देना था, अच्छा प्रॉब्लम था ना, आप समझ गए होंगे, थोड़ी बहुत एक दो छोटी मोटी सी मिस्टेक कर दी थी, पर आप समझ जाओगे ना। नाउ अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ ना, लास्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। ये देखो बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, जल्दी समझते हैं, फिर बाद में करें भी, चलो बता देते हैं। द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर x इंटू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ x-2 इज नॉन डिफरेंशिएबल इन 0 to 3 पाई, वेयर एफ एक्स इतना दे रखा है। अच्छा, मेरे पास में एफ एक्स ये दे रखा है ना, ठीक है ना, बाद में करते हैं इसको। अच्छा बच्चों, समझो देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ना, तो एक बात तो आप समझिए, नंबर ऑफ पॉइंट वेयर दिस फंक्शन है, इसके पूरे के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि कहाँ कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा इन दिस इंटरवल 0 से लेकर 3 पाई में पूछा होगा ना। एफ एक्स हमारे पास ही रखा है, तो पहला काम तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करके एफ एक्स फाइंड आउट करना चाहिए ना, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट आप समझो, पॉइंट को समझिए और समझते ही रहिए। 1 + 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ दिस है ना, एक देखो आप पॉइंट समझिए ना, साइन 3 थीटा वाले पॉइंट को आप लोग जानते होंगे, तो अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो अच्छे से आप समझ सकते हैं ना। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा देखो लॉजिक समझो पहले तो, प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालना है तो एक टर्म कुछ ऐसे होना चाहिए, TR/TR+1 के फॉर्म में होना चाहिए, ताकि हम सबकी वैल्यूज पुट करें तो सारे टर्म्स कट जाएंगे, पहली और एक आखिरी टर्म बचेगी ना, एक टर्म ऊपर से बचेगी, एक टर्म नीचे से बचेगी ना। इस तरह से पहले वाली वीडियो में एक तो डीपीपीच के अंदर हमने एल इनवर्स एम इनवर्स काइंड ऑफ प्रॉब्लम की थी ना, बस वही इस तरह का है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसको पहले समझिए ना, यहाँ से इसको साइन 3 थीटा तो हमने यहाँ लिखा, साइन थीटा हमने यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ डिवाइड करा दिया ना, साइन थीटा 3 यहाँ से आ जाएगा -4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हमने यहाँ लिखा, ठीक बात है। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा हमने ऐसे लिखा ना, या 1 माइनस कॉस थीटा ना, तो मान लो 3 तो यहाँ लिख रहे हैं हम, 2 हमने यहाँ लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। अब देखो पॉइंट समझो, 3 माइनस ऑफ 2 तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा, कुछ ऐसा है ना। मतलब अगर पॉइंट की बात समझें आप लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो कितना आ गया, पाई ऑफ समथिंग, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, के का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब हम पहले n तक का प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे ना, 1 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ है ना। अच्छा एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूँ ना, दिस इज थीटा, तो कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है।
अपॉन में यहाँ 3 है ना, 3 का तो कोई सेंस नहीं है ना, 3 का तो चलो n बार मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसको मैं n लिख देता हूँ पहले यहाँ पर, और लिमिट ले लेते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी। 1 प्लस ऑफ कॉस 2 थीटा को मैं कितना लिख सकता हूँ, साइन 3 थीटा यहाँ से लिख सकते हैं, और अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा आ जाएगा ना, और 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब उतनी बार मल्टीप्लाई है ना, तो मतलब ये कुछ ऐसे लिखा है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पाई यहाँ पर लिखा हुआ है k इज इक्वल टू 1 टू n आ जाएगा, साइन 3 थीटा, साइन ऑफ 3 थीटा का वैल्यू हमने पुट कर देते हैं x अपॉन 3 पावर k, अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन थीटा, तो ये कितना, x अपॉन 3 पावर k, ठीक है। 1/3 तो यहाँ चलने देते हैं, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, k माइनस 1, मतलब ये कुछ अल्टीमेटली कुछ ऐसे आया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, पाई यहाँ लिखा हुआ है, नंबर्स को समझिए ध्यान से, साइन ऑफ x अपॉन 3 पावर k माइनस 1, अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन ऑफ x अपॉन 3 पावर k, ठीक है। और 1/3 का टर्म हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखो इस बात को आप समझो ना ध्यान से, अब देखो बच्चों बड़े ही ध्यान से मेरी बात समझना, अगर इसको मैं टी के मान के चलूं, इसको टी के माने नीचे वाले पार्ट को, ऊपर वाला पोर्शन क्या लिखा हुआ है, टी के माइनस 1 लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो और 1/3 तो ऐसे है ही, n बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, 1/3 है ना, n का k का वैल्यू ऐसे 1 पुट करते गए ना, तो ऊपर तो k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो टी नॉट आएगा, नीचे कितना आ जाएगा, t1 आएगा ना, फिर हम कितना पुट कराएंगे, 2 पुट कराएंगे तो ऊपर t1 आएगा, नीचे t2 आएगा, ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ t2 आएगा, यहाँ t3 आएगा, और चलते गए तो यहाँ आ जाए k का वैल्यू n पुट करेंगे तो यहाँ tn और tn माइनस 1/3 1/3 1/3 n टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कराया तो 1/3 पावर n यहाँ से आया, ठीक है। t1 से t1, t2 से 2t सब कैंसिल हो जाएंगे, tn माइनस 1 से ये कैंसिल आ गया ना, 1/3 पावर n, तो यहाँ से लिखेंगे t नॉट हमारे पास ये आ जाएगा, और टी एन ऐसे कुछ है ना। अब देखो पॉइंट को समझिए, एफ एक्स का वैल्यू ये है ना, अब 1/3 पावर n तो हमने यहां से लिखा, लिमिट में कितना लिखा है, n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, टी नॉट का वैल्यू लिखे ना, तो टी नॉट हमें कितना आ जाएगा, यहाँ से टी के माना है ना, तो के का वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया, तो के का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स, एक्स अपॉन 3 पावर के 0, मतलब साइन एक्स आ गया इसका वैल्यू, टी नॉट का वैल्यू तो चलो साइन एक्स आया, कहने वाला ये है ना, कहने की बात ये थी ना, ओके। दूसरा टी नॉट अपॉन टी एन आ रहा है, टी एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स अपॉन 3 पावर एन है ना, ऐसे कुछ आया। अब देखो पॉइंट को अब समझिए ध्यान से, तो लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन बढ़िया बन गया ये भी ना, साइन एक्स तो यहां लिखा है, साइन ऑफ एक्स अपॉन 3 पावर एन, इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/3 पावर एन, एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, भाई एक्स देखो एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये वाला पोर्शन 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, तो ओवरऑल कहाँ आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा फाइनली कितना आएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स आएगा, मतलब कहने वाली बात ये है, ये इसका वैल्यू आया ना, साइन एक्स अपॉन एक्स आ रहा है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स जब यहाँ पुट कराएंगे तो कितना जाएगा, मॉड साइन एक्स बना, कहने का मतलब ये रहा। अच्छा अगर ये मॉड साइन एक्स यहाँ लिखा हुआ है और ये कितना लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, द पॉइंट वेर इज नॉन डिफरेंशियल, तो भैया कहाँ पर, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर कैसा आएगा, नॉन डिफरेंशियल आएगा, तो मतलब एक तो पाई पॉइंट आ जाएगा यहाँ से और एक आ जाएगा 2 पाई, ठीक है, 2 पॉइंट तो हमारे पास है, 0 और 3 पाई तो इंक्लूड नहीं कर रखे इसने, तो मॉड ऑफ साइन एक्स का डायग्राम जानते ही है ना। अब यहाँ से अगर पॉइंट समझे तो भाई इस वाले पार्ट को मॉड को 0 करेंगे तो यहाँ से तो एक्स का वैल्यू 2 आ गया, इस वाले मॉड को अगर 0 किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 बराबर 1 किया हमने, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 2 प्लस माइनस 1 आया, तो मतलब एक तो 3 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा और एक एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा, ये 3 पॉइंट तो ये आ गए, एक हमारे पास पाई आएगा और एक 2 पाई आ जाएगा ना, पाई पे भी कैसा रहेगा ये, नॉन डिफरेंशियबल रहेगा, और 2 पाई पे भी कैसा रहेगा, नॉन डिफरेंशियबल रहेगा, हाँ सही बात है ना, कितना आएगा, 3 और 2 5 पॉइंट आएंगे, नंबर ऑफ पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियबल, कितना आएगा 5 पॉइंट ना, 10th का आंसर कितना है, 5 ही होगा क्या, होना ही चाहिए, बिल्कुल सही बच्चे है ना, ठीक बच्चे ना। आई होप आपको यहाँ तक की सभी प्रॉब्लम्स अच्छे ढंग से क्लियर हुई हैं, एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं, दोनों ही प्रॉब्लम बहुत अच्छी हैं,
पैराग्राफ भी शानदार है, ये प्रॉब्लम अल्टीमेट है, लाइक दिस प्रॉब्लम है ना, ये मतलब सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, अल्टीमेट प्रॉब्लम, ये ओके प्रॉब्लम बढ़िया, अल्टीमेट ओके है ना, ये कई सारी प्रॉब्लम्स अच्छी थी ना, कुछ आसान भी थी। ओके बच्चों, आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।